चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले को लेकर। गाबा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जो है वो हो रहा है। दोनों टीमों के बीच चौथे दिन का मुकाबला जारी है। शतक से केएल राहुल चुके हैं, 84 रन पर केएल राहुल आउट हो गए हैं। जडेजा के साथ 67 रनों की साझेदारी उन्होंने निभाई है। फिलहाल 6 विकेट पर 150 के पार भारत है। नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा इस वक्त क्रीज पर टिके हुए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है गाबा टेस्ट को लेकर, और जहां केएल राहुल अपने शतकीय पारी से चूक गए। 84 रन पर केएल राहुल आउट हो गए हैं। दोनों टीमों के बीच चौथे दिन का मुकाबला ये जारी है और इस मुकाबले पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। मनोज जी, पहली नज़र में इस मुकाबले को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि फॉलो ऑन जो है भारत बचाने की ओर अग्रसर है, और फॉलो ऑन बचने की काफ़ी उम्मीद भी है, क्योंकि जो केएल राहुल और जडेजा ने 67 रनों की पार्टनरशिप की, उसने काफ़ी हद तक भारत के खतरे को जो है उबार दिया, खतरे से उबार दिया भारतीय टीम को। और अब नीतीश रेड्डी जडेजा के साथ टिके हुए हैं। केएल राहुल का विकेट ज़रूर गिर गया है, लेकिन वो अपना काम कर चुके थे। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की, और अब केवल 79 रन चाहिए भारत को फॉलो ऑन से बचने के लिए। और जिस तरह से जोश हेजलवुड जो है वो अनफिट हो गए हैं, उनकी पिंडलियों में इंजरी है, वो फील्ड पर मौजूद नहीं है, और जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज कमिटमेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसको देखते हुए फॉलो ऑन का खतरा तो मुझे लगता है भारत फॉलो ऑन से तो बच जाएगा। लेकिन अभी पारी जो है, क्योंकि आज लंबा खेल हुआ, 2 घंटे 50 मिनट का ये पहला सेशन हुआ है, तो ऐसे स्थिति में अब मैं समझ, और बीच में 20 से 22 मिनट जो है खेल बारिश की वजह से बाधित भी हुआ। लेकिन अब कमिटमेंट यही बरकरार रखना होगा जो केएल राहुल ने जो 80+ की पारी खेलकर जो उम्मीदें जगाई हैं, मुझे लगता है उसी का अनुसरण आगे जडेजा को भी करना होगा, नीतीश रेड्डी को भी करना होगा। जी, और दूसरी ओर जिस तरीके से फिलहाल मुकाबला चल रहा है, चौथे दिन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि मुकाबला ड्रॉ हो पाएगा? क्योंकि अगर जीतने को लेकर बात करें भारतीय टीम की ओर से, तो ये तो काफी मुश्किल लगता है। देखिए, आप जिस तरह से केएल राहुल खेले हैं ना, मैं समझता हूं अगर इसी तरीके से खेलेंगे तो आप मैच को जरूर ड्रॉ करा लेंगे, क्योंकि जीतना तो खैर आप भूल जाइए, लेकिन जिस तरह से गेंद को अपने नजदीक आने दे रहे हैं, गेंद पर चढ़कर नहीं खेल रहे हैं, यही एक रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि बाउंसी ट्रैक है, और यहां पर जितना गेंद का आप इंतजार करेंगे, गेंद को पीछे खेलेंगे, पीछे यानी पीछे से मतलब मेरा बैकफुट से नहीं है, गेंद को थोड़ा सा समय लेकर खेलेंगे, उतना अच्छा रहेगा। टेम्परामेंट उनका बहुत गजब का था, उस टेम्परामेंट से आपको खेलना होगा। गेंद को लीव करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की ये बेसिक जरूरत है जो केएल राहुल करते हुए दिखे, और जो विराट कोहली इसी में फंसते हुए दिखे। वो गेंद को लीव करना है या खेलना है, वो नहीं उसको तय कर पा रहे थे, जिसकी वजह से पिछली 2 पारियों में वो इसी तरीके से आउट हुए। और आउट होने के बाद जिस तरह से वो बाहर चले गए, और फिर जाते ही नेट्स पर गए, कहीं और जगह नहीं गए, नेट्स पर गए, और गेंद को लीव करने की प्रैक्टिस कर रहे थे, गेंद को छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे लगता है गेंद को छोड़ने की आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे गेंदबाज भी हताश होगा। गेंदबाज आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद पर अटैक करने की बजाय आपको मिडिल स्टंप पर या आपको तीसरे या चौथे स्टंप पर ही खिलाने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसी चीजें जिससे गेंदबाज को अपनी रणनीति में बदलाव करने का आप अवसर दीजिए, तभी बात बनेगी, कि तभी आप ज्यादा से ज्यादा गेंद को लीव करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, और दूसरी ओर रविंद्र जडेजा क्रीज पर है, नीतीश रेड्डी उनके साथ है। क्या आपको लगता है कि जोड़ी कुछ कमाल दिखा पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर जडेजा का आपने जिक्र किया, जडेजा की काफ़ी आलोचनाएं हुई थी कि आपने बल्लेबाजी को स्ट्रांग करने के लिए टीम प्रबंधन ने एक जो है जडेजा को शामिल किया, जबकि वहाँ 3 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, तो वहाँ ऑफ स्पिनर क्यों नहीं है, और 3 मैचों में 3 अलग अलग स्पिनरों का खिलाना, इस तरह से जडेजा पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। और ऊपर से जडेजा की गेंदबाजी में भी वो दम दिखा नहीं जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं ना। उनकी जो स्किड होती गेंदें हैं वो भी गायब थी, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने की है, जिस कमिटमेंट के साथ बल्लेबाजी की है, वो काबिले तारीफ है। और मेरे ख्याल से टीम प्रबंधन का ये जो सोच है, उनको उनसे बल्लेबाजी लंबे समय तक कराना, और बल्लेबाजी में वो कमिटमेंट के साथ खेलें। और नीतीश रेड्डी जो पिछली 4 पारियों में 3 बार टॉप स्कोरर रहे हैं भारतीय टीम के, तो एक ड्रीम डेब्यू सीरीज है उनके लिए, मैं कहूँगा। और दोनों मिलकर अगर जितना स्कोर को आगे बढ़ा पाएं, क्योंकि आप देखिए लंच तक भारत ने 116 रन बनाए हैं और केवल 2 विकेट खोए हैं, और कहाँ भारत ने 51 रन में 4 विकेट खो दिए थे। तो मुझे लगता है ये कमिटमेंट जो है भारतीय टीम का, टीम का मनोबल बढ़ा रहा है। जैसे जैसे रन आगे बढ़ रहे हैं, टीम का मनोबल भी बढ़ रहा है। जी, और मनोज जी, अगर बात नाराजगी को लेकर करें, निराशा को लेकर करें, तो भारतीय खेमे में भारतीय प्रशंसक जो हैं, भारतीय टीम के जो प्रशंसक हैं, उनमें काफी नाराजगी है विराट कोहली को लेकर और रोहित शर्मा को लेकर।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और रोहित शर्मा के रिफ्लेक्सेस जो है ना वो बहुत उनके लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि शुभमन गिल आउट हुए, जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए शरीर से दूर खेलते हुए, कुछ उसी अंदाज में रोहित शर्मा भी आउट हुए। आप बाकी के खिलाड़ियों से सबक नहीं सीख रहे हैं। सबक सीखना है तो आप केएल राहुल से सीखिए। उन्होंने जिस तरह से शॉट पे डिलीवरीज पर वो पिछले उन्होंने विकेट खोया था, पुल करने गए थे और उस पर उन्होंने विकेट गंवाया था पिछले मैच में। अब उन्होंने उनके सामने जब जब शॉर्ट पिच गेंदें आई वो या तो लाइन से हट गए या फिर उन्होंने उसको बल्ले को हॉरिजॉन्टल रखते हुए उन्होंने शॉट खेले हैं। तो ये एक होता है कि आप अपने तरीके से गेम को ढालते हैं और अपनी कमियों से सीखते हैं। रोहित शर्मा शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि आप जो है जिस तरह से वॉवल सीम आई, उनके हाथ पैर फूल गए, और जिस तरह से वो लेग कटर बॉल थी और उससे जो है गेंद जो भी उनकी अंदर की तरफ आती है वो थोड़ा सा परेशानी में दिखते हैं। और शरीर से दूर खेला उन्होंने, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि विराट कोहली ने या शुभमन गिल ने दूर खेला था, और वही उनके लिए परेशानी का सबब बना। बिल्कुल। और एक बात है लगातार कही जा रही है मनोज जी, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? ये विराट कोहली जो आउट हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि बार बार सेम तरीके से विराट कोहली आउट हो रहे हैं। क्या ये कहा जाए कि विराट कोहली प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मैं एक तरीके से आउट हो रहा हूं मेरी गलती नहीं है, इसको मैं ठीक कर सकता हूं, और यही वजह कि बार बार बात खा जा रहे हैं वो? बिल्कुल, आपने तो दुखती रग पर जो है ना बिल्कुल उंगली रख दी है। और यही वजह है जिसकी वजह से वो लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं और अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि मैं ऑफ साइड का अच्छा प्लेयर हूं, मैं कवर पर अच्छा खेलता हूं। अब भाई आप देखो ना, जिस तरीके से कुछ शॉट जहां आप फंसते हैं वहां आप उससे निजात पाने की कोशिश करें। आप सचिन तेंदुलकर से सीखें, जो उनकी सिडनी में जो डबल सेंचुरी थी उसमें उन्होंने ऑफ साइड की तरफ या कवर की तरफ कोई शॉट ही नहीं खेला। उन्होंने सारे जितने 95% उनके शॉट जो हैं वो ऑन साइड पर थे। तो ये काम तो विराट कोहली भी कर सकते हैं, क्योंकि 2011 में जो स्थितियां थी, 2011-12 के टूर में ऑस्ट्रेलिया दौरे में, जिसमें सचिन तेंदुलकर के आउट होने के कुछ तरीके भी जो है विराट कोहली से काफी मिलते जुलते थे। वो भी कवर की तरफ खेलते थे तो बल्ला जो है बाहरी किनारा गेंद उस पर लगता था और वो स्लिप या गली या ये कहिए विकेट कीपर के हाथों लपक लिए जाते थे। तो इससे उन्होंने निजात पाया आगे आने वाले दौरों में। तो अपनी गलतियों से सीखना, अपनी कमियों पर निजात पाना, ये एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। विराट कोहली भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी कमियों से को दूर करने की तरफ उनको ध्यान देना होगा और उसको उस शॉट से बचने की कोशिश करनी होगी और गेंद को लीव करने की आदत डालनी पड़ेगी। जी। और दूसरी ओर जो ये मुकाबला है, अगर इस मुकाबले की अहमियत को लेकर बात करें मनोज जी, कितना अहम ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए? क्योंकि जिस तरीके से हम पहले भी बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत में जिक्र किया गया था WTC का। जी हाँ, बिल्कुल। WTC के अब जो है ना फाइनल में पहुंचने की जंग है ये। और यहाँ क्योंकि भारत के पास यही सीरीज है और कोई सीरीज है नहीं जिससे आप अपनी गलतियों को सुधार पाएं। अब गए तो बिल्कुल गए आप, लेकिन आप वहीं ऑस्ट्रेलिया को देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया हारता भी है तो भी उसके पास एक सुनहरा मौका रहेगा, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ उन्हें अभी 2 मैच खेलने हैं, श्रीलंका में जाकर खेलने। हालांकि स्थितियां श्रीलंका में बहुत आसान नहीं होती, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास भी मौके हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी मौके हैं। लेकिन भारत के पास जो कुछ है ये टेस्ट है और इसके बाद अगले 2 टेस्ट हैं जो मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे। बिल्कुल, मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के पास जो है बचे हुए हैं, लेकिन भारत के पास मुकाबला नहीं है। यही अंतिम मुकाबला होगा। मैं जो गणित है ये समझना चाहूंगा मनोज जी आपसे कि अगर भारतीय टीम ये मुकाबला ड्रॉ करवा देती है तो क्या स्थितियां होंगी अगले मुकाबलों को लेकर? किस तरीके से फिर चांसेस जो है भारतीय टीम के बनेंगे WTC के फाइनल तक पहुंचने के लिए? देखिए, जब सीरीज शुरू हुई थी 0-0 से शुरू हुई, हम पहला पर्थ वाला टेस्ट जीते तो एडिलेड हार गए, फिर स्थितियां वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। तो सीरीज में अब अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो फिर भारत के लिए अगले 2 मैच जीतना बहुत जरूरी होगा। आपको सीरीज जीतनी है और सीरीज जीतेंगे तभी आप अपने लिए अंक अर्जित करेंगे। आप ये मत भूलिए कि आप इस समय तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं पॉइंट्स टेबल में। आपको नंबर 2 पर आने के लिए आपको ये मैच जीतने होंगे और ये डू और डाई की सिचुएशन है, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई और सीरीज या और कोई मैच नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा मनोज जी, जो गणित को लेकर जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, अगर आज का मुकाबला जो चल रहा है ये मुकाबला ड्रॉ हो जाता है और अगला मुकाबला जो 2 बचे हुए उसमें से भारतीय टीम 1 जीतती है और 1 हारती है, तब क्या चांसेस है कि भारतीय टीम WTC के फाइनल में पहुंच सकती है? फाइनल में हम देख पाएंगे टीम को? देखिए, दोनों मैच जीतते हैं तो आप अपने दम पर भी है जो है पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही मैच जीतते हैं और एक मैच अगला भी ड्रॉ हो जाता है, यानी आप सीरीज जीतते हैं लेकिन
जो है उससे फिर आपको दूसरे टीमों के परिणाम पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अभी श्रीलंका से खेलना है और श्रीलंका की टीम कहीं ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हरा दिया तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। अब आप देखिए ना, जो एक सीरीज चल रही थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया और उससे जो है न्यूजीलैंड जो सीन में आ गया था दोबारा से, क्योंकि उसने क्लीन स्वीप किया था भारत में, और भारत पहली बार जो है क्लीन स्वीप का शिकार हुआ था 3 मैचों की सीरीज में। उसके बाद न्यूजीलैंड रिवाइव हुआ था, लेकिन इंग्लैंड ने उसके बढ़ते हुए कदमों पर लगाम लगा दी। लेकिन अब त्रिकोणीय संघर्ष है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में, और भारत को सीरीज जीतनी ही होगी, हर कीमत पर जीतनी होगी। अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो अगले 2 मैच जीतिए और अपने दम पर आप फाइनल में पहुंचे। मनोज जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था और भारतीय टीम जो है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने घुटने टेकती हुई नजर आई है, बैटिंग ऑर्डर को लेकर बात करें तो ऐसे में कमी कहां मानी जाए? क्या जो भारतीय गेंदबाज हैं उनमें कमी कि उन्होंने रन लुटा दिए, या जो भारतीय बल्लेबाज हैं वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को भाप नहीं पाए? ज्यादा जिम्मेदार तो अपने बल्लेबाज ही हैं, क्योंकि आप देखें अपनी गलतियां बार बार आप वही दोहरा रहे हैं। विराट कोहली वही गलतियां दोहरा रहे हैं, यशस्वी जायसवाल जो फ्लिक करने जाते हैं चूकते हैं, अगली बार फिर फ्लिक लगाते हुए वो फिर आउट होते हैं। फ्लिक और ग्लांस आप दोनों का एक मतलब बड़ा महीन सा अंतर है दोनों के बीच में, इस तरह से वो फंस रहे हैं। रोहित शर्मा को देखें, उनके रिफ्लेक्सेस ही उस तरह से काम नहीं कर रहे, उनका जो है ना फुटवर्क वो उतना तेज नहीं है, हाथों की मूवमेंट बहुत तेज है, हाथ, और वो भी हाथों की मूवमेंट जो है उनकी शरीर से बहुत दूर चले जाती है, ये एक बड़ा परेशानी का सबब है। वाइट बॉल क्रिकेट होती है तो आप समझ में आता है कि आप हाथों की मूवमेंट से आप बहुत अपनी तमाम समस्याओं पर निजात पा लेते हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, देर तक स्विंग होती है और यहाँ पर परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो शुरुआती ओवरों में आपको क्रीज पर टिकने की आदत डालनी है वो हम नहीं डाल पाए हैं, और शायद यही वजह है कि हम शुरू में ही जब नई गेंद होती है, यानी 30 ओवर तक की खेल में आपने कई विकेट अगर आप खो देते हैं तो उसके बाद आप बैकफुट पर आ जाते हैं। लेकिन अब जब नई गेंद ली जाएगी उस वक्त भारत के लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी। तो आप फॉलो ऑन तो बचा लेंगे अगर इसी कमिटमेंट के साथ खेलेंगे, लेकिन जो एक पहाड़नुमा स्कोर है 445 का, वो उसको अगर पार करना है या उसके बहुत ही नज़दीक तक पहुंचना है तो आपको नई गेंद से, जब 80 ओवर के बाद जब नई गेंद आएगी उससे भी आपको प्रहार करने होंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी नई गेंद से लगातार ताबड़तोड़ हमले बोले थे और 6 रन या 7 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाए थे। लेकिन उनके पास विकेटें थी, हमारे पास विकेटें ज़्यादा है नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जैसे भी हो इन 80 ओवर तक के खेल का अधिक से अधिक फायदा उठाएं। जी, दूसरी ओर स्टीव स्मिथ और टार्विस हेड और एलेक्स कैरी की जो पारी थी, इस पारी को किस तरीके से आप देखते हैं? ये वही बाउंसी पिच, और इसी बाउंसी पिच पर जहां 2 खिलाड़ियों ने शतक लगाया, एक खिलाड़ी ने 70 रन की पारी खेली। देखिए, स्टीव स्मिथ का आपने जिक्र किया। स्टीव स्मिथ जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं शुरू में नई गेंद को पुरानी गेंद में तब्दील करने के लिए जाने जाते हैं, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले 50 रन उन्होंने बहुत टिककर खेले और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ खेले, उन्होंने कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाया। लेकिन उसके बाद जो अगले 50 रन है उन्होंने केवल 57 गेंदों पर पूरे किए, यानी उनका जो प्रहारक क्षमता थी वो 50 रनों के बाद देखने को मिली। एक्सेलरेट किया उन्होंने खूबसूरती के साथ। इसी तरीके से एलेक्स कैरी जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, यहाँ पर उन्होंने बतौर बाएं हाथ के बल्लेबाज उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया, हर गेंदबाज पर उन्होंने शॉट खेले। और बाकी ट्रेविस हेड के लिए तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो गेंदबाज हैं उनको उनकी स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी कराते रहे, वो एक बड़ी परेशानी थी भारत के लिए। और अगर आपने उनको बाउंसर फेंकी, बाउंसर उनको फेंकना बहुत ज़रूरी था, सिराज ने कोशिश भी की, लेकिन आपने थर्ड मैन ही नहीं लगाया। तो मुझे लगता है फील्ड प्लेसमेंट जो है गेंदबाज के अनुकूल होनी बहुत ज़रूरी है। जो विराट कोहली और जब कप्तान हुआ करते थे और अपने गेंदबाजों के साथ बैठकर जो फील्ड सेट करते थे, मुझे लगता है रोहित शर्मा को भी वही रणनीति अपने गेंदबाजों के साथ बनानी चाहिए और उसको जैसी फील्ड चाहिए वैसी फील्ड देनी चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो ये कमियां भारतीय टीम को देखने को मिली है, इन्हीं कमियों का नतीजा है कि इस तरीके की स्थिति देखने को मिली है। लेकिन मनोज जी, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, जिस तरीके से तमाम चीज़ों का हम जिक्र कर रहे थे, अगर WTC के मुकाबले को लेकर बात की जाए, WTC को हमने लेकर जिक्र किया, फाइनल को लेकर सबसे जो प्रबल दावेदारी है वो किसकी आपको लगती है कि WTC के फाइनल में कौन सी वो टीमें जो हैं वो पहुँचती नजर आएंगी करंट सिनेरियो के हिसाब से? साउथ अफ्रीका के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ऊपर है वो टेबल में। और उसके अलावा मैं तो भारत को इसलिए मान रहा हूं कि भारत जो है अगर अपनी इन कमियों से निजात पा ले, क्योंकि बल्लेबाजी भारत की नहीं वैसी देखने को नहीं मिल रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नेक टू नेक मुकाबला है, क्योंकि इनमें जो अच्छा खेलेगा वही
और अच्छे अपेक्षित परिणाम देगा, वही साउथ अफ्रीका के साथ इस बार आपको फाइनल में खेलता हुआ दिखेगा। क्योंकि हम पिछली 2 बार फाइनल में पहुंचे हैं और इस बार वो जो टीस है फाइनल में ना जीत पाने की, वो कहीं ऐसा ना हो कि हम फाइनल में पहुंचने से भी हम वंचित रह जाएं। तो उसके लिए बल्लेबाजों का कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और ये भी आप मान लीजिए कि 3 गेंदबाजों से आप मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि यहाँ नीतीश रेड्डी और जडेजा को आप बिल्कुल माइनस कर दीजिए, और बाकी जो 2 गेंदबाज थे बुमराह के अलावा सिराज और आकाशदीप, ये विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके देखने को नहीं मिली, जिससे भारत की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, जब देखना ये होगा कि किस तरीके से मुकाबला खत्म होता है, किस तरीके से सीरीज खत्म होती है और किस पॉइंट पर जाकर भारतीय टीम फिर स्टैंड करती है सीरीज खत्म होने के बाद।